बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का दिन जी पाक फौज के शहदा के नाम है। बिलाशुबा वतन की खातिर जान कुर्बान कर देने वाले और वो माएँ जो कि इतना बड़ा दिल लेकर आती हैं कि अपने बेटों को वतन पर कुर्बान कर देती हैं, अपनी औलाद को वतन पर कुर्बान कर देती हैं। मैं सबसे पहले उनको सलाम पेश करना चाहूँगी, क्योंकि आज भी जब जब कैप्टन मुबीन की वालिदा का चेहरा मेरे आगे नज़रों के सामने आता है तो यकीन माने दिल खून के आंसू होता है। सबसे पहले सलाम उन माओं को जो अपने बच्चों को वतन की खातिर कुर्बान कर देने के लिए तैयार करती हैं, इस फील्ड में भेजती हैं। सो आज का दिन हमारे लिए कितना अहम है, ये दिन क्यों मनाया जा रहा है, इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, ये आपको बताना, आपको समझाना वैसे तो सभी को पता है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत अहम है आज का दिन, इसको डिस्कस करना भी। तो ज़रूर हम आज के दिन के बारे में भी ज़रूर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ दीगर खबरें भी होंगी, प्रोग्राम में हमारे मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले आज सलाम पेश करेंगे पाक फ़ौज के शहदा। खबरों की तरफ आएंगे तो खबरों की आज हमारी टॉप स्टोरीज क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वतन पर जान निछावर करने वालों को सलाम। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान आज मनाया जा रहा है। लारी अड्डा कमर्शियल हब का मॉडल तैयार, 4 अरब 70 करोड़ लागत का तखमीना। और सरकारी निर्खनामा रोजाना आता है, एक बार फिर आ गया, रोटी दूध दही का रेट नहीं बढ़ेगा। खबरें आप जान चुके हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब और अली सईद साहब ने भी ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का करम। साई साहब, सबसे पहले आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। पुलिस के शहदा, पाक फौज के शहदा, आज का दिन जो मनाया जा रहा है, क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है ये दिन मनाना, उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना, उनकी फैमिलीज़ के साथ मैं यही कहूँगी इजहार यकजहती करना, क्योंकि जान का तो कोई नेमुल बदल नहीं है। जिसका बाप गया, जिसका बेटा गया, बिलाशुबा उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, लेकिन सेलिब्रेट करना इस दिन को ख़ास तौर पर उनके नाम से कितना ज़रूरी है। अना ये देखें, इस मुल्क की सालमियत, बका और हम सब की हिफाजत जो है वो चाहे खाकी वर्दी में हो रही है, चाहे वो नेवी के यूनिफॉर्म में हो रही है, या पाक फ़ज़ाइया के यूनिफॉर्म की सूरत में हो रही है, या पंजाब पुलिस के या दीगर जितनी भी हमारे मुख्तलिफ़ सूबों की पुलिस कर रही हैं, वो तमाम के तमाम इस मुल्क की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रही हैं। और जहाँ कहीं आपको कोई फ़ौजी अफसर, कोई पुलिस एहलकार नज़र आता है, आप यकीन माने आपको एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। अगर पाक फ़ौज बॉर्डर पे खड़ी हमारे मुल्क की हिफाजत कर रही है, तो जो दीगर फोर्सेज हैं वो हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पे पेट्रोलिंग करती हुई नज़र आती हैं, किसी जगह पे नाके लगाते हुए नज़र आती हैं। तो ये कहने के लिए तो बड़ी आसान चीज़ है कि शहादत जो है ये जनरल एक बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा दर्जा है, लेकिन जिस माँ का बेटा जाता है, जिस बहन का भाई जाता है, जिन बच्चों का बाप जो है वो जाता है, ये उन पे क्या गुजरती है उन फैमिलियों को पता है। लेकिन जिस तरह इस शहादत को कबूल किया जाता है, जिस तरह इसको वो मैंने बहुत सारे ऐसे मनाज़र देखे हैं जिसमें वो फैमिलीज़ इसको बाकायदा तौर पे एक बहुत बड़ी आनत समझती हैं, और है भी हमारे जो एक मजहबी एक फरीज़ा है, इसको हम समझते हैं जिंदा है, क्या है शहीद जिंदा है, क्या है ये तो शहीद जिंदा है, और उन्होंने हमारी हिफाजत के लिए, इस मुल्क की बका के लिए अपनी जान दी है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनको सल्यूट पेश किया जाए, उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाए। पाक फ़ौज के शोधा को जिस तरह ये पिछले 9 मई को जिस तरह हुआ, इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हर बंदे का जो दिल है वो खून के आंसू हो रहा था कि ये बहुत एक अजीब सी सियासी दहशतगर्दी की गई। शोहदा की तकरीम पे उंगल उठाई गई, उंगलियां इस तरह उठाई गई कि पूरी दुनिया में हमारी जग हसाई हुई। तो इस तमाम चीज़ का मदावा करने के लिए बड़ा ज़रूरी था कि एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा हुआ जाए और तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से पोर्ट्रे किया जाए। जिस तरह लोगों ने अपनी जानें दी और इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारा कुछ किया, उसके लिए आज का दिन ये मनाया जा रहा है। और हर जगह पे तकरीबात हो रही हैं, चाहे सिविल सोसाइटी है, तमाम सियासी जमातें, तमाम मजहबी जमातें, तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए आज के दिन, क्योंकि जब बात आपकी कौम की हो,
जब आपके मुल्क की बात हो तो मेरे ख्याल से फिर आपके लिए कोई दूसरी चीज़ जो है वो अहमियत नहीं रखती। आमिर भाई। जी बिल्कुल, साई साहब ने तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त बात की और कहा कि हमारे मुहाफ़िज़ हैं और जो चाहे फ़ौज में हैं, नेवी में हैं, पुलिस में हैं, कहीं भी हैं। इसके साथ साथ वो सिविलियंस भी जिन्होंने जंग के ज़माने में भी और दहशत गर्दी के ज़माने में भी अपनी जानें दी। मुझे याद है ये हमारे कोयटा में ही वकला ने इस दहशत गर्दी में जाने दी। एक बच्चा था खैबर पख्तूनख्वा में, एतजाज़ में मुझे भूलता नहीं, छठी जमात का, और उसने एक खुदकश को रोका था स्कूल के अंदर जाने से और उसने खुद को ब्लास्ट किया तो वो भी साथ उसकी जान चली गई। मुझे कल बड़ी खुशी हुई जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कन्वेंशन सेंटर में बात कर रहे थे तो पीछे जो शहदा थे उनमें एतजाज़ की तस्वीर हुई थी। मैं ये समझता था कि शायद ये कौमें जो हैं अपने उन लोगों को भुला देती हैं, लेकिन वो ज़िंदा रहते हैं। वो आपने पूछा कि इनका जो सिला क्या होता है, तो सिला तब-ओ-ताब जावदाना है। सिलाए शहीद क्या है? तब-ओ-ताब जावदाना। तो ये वो शहदा हैं जिन्होंने वाकई जाने दी। मैं इनमें सिविलियंस को भी शामिल करता हूँ और आज का दिन जो है वो सिर्फ फोर्सेस के लिए नहीं है, उन शहदा के लिए भी है जिन्होंने दहशतगर्दी की जंग हो, आम हालात में भी साई साहब इस बात की गवाही देंगे कि पुलिस के साथ मिलकर भी कुछ ऐसे सिविलियंस काम करते हैं जो जिनकी जान चली जाती है लेकिन वो आँच नहीं आने देते हैं और लोगों की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो सबको सलूट है और उन माओं को ख़ासकर जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए जो पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, शहरियों के लिए अपनी जानें जो हैं वो जानें आफरी के हवाले करते हैं। तो उनका सिला तो उसी वक्त कहते हैं कि मिल जाता है जब वो शहीद किए जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बड़े एजाज़ की बात है और इस तरह का दिन मनाना हमें पहले भी चाहिए था। लेकिन ये जो 9 मई का वाक़या है जिसको शायद उन्होंने साई साहब ने इसको कुछ ढके छुपे अल्फाज में सियासी दहशतगर्दी कहा, ये खुली दहशतगर्दी थी, सियासी दहशतगर्दी नहीं। सियासी वर्कर इस तरह के काम करते नहीं हैं। सियासी लोगों को तो फांसियाँ दी गई, गोलियाँ मारी गई, उन पर कभी जूते उछाले जाते हैं, कभी उन पर गोली चलाई जाती है। तो वो इस तरह का काम नहीं करते हैं कि वो फौजी तनसीबात पर हमलावर हों। ये जिस तरह का प्लान था, जिस तरह की प्लानिंग थी, उसी के मुताबिक अमल किया गया। और इसमें अब आगे की खबर अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप मेरा बैठना भी यहाँ बंद कर दें, लेकिन ये एक तुर्की इनकलाब का मॉडल को लेकर एक जैली सा इनकलाब बनाने की कोशिश थी। अच्छा। और ये कोशिश अगर कामयाब होती और कहा गया था कि 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक हम वो तमाम फतह कर लेंगे और हासिल कर लेंगे अपने मफादात, अपने मकासद। ये देखें ना आमिर भाई, और जो इसका मास्टर प्लानर है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसको थोक के हिसाब से वो जो बाल्टी लेकर चलता है उस बाल्टी में ज़मानतें डाल दी जाती हैं। करार वाकई सज़ाएँ मिलनी चाहिए और ज़रूर मिलनी चाहिए। एक और गलती जो हम लोग कर रहे हैं और मुसलसल हमारे तजियाकार भी और पता नहीं कौन कौन जो लोग हैं वो जो कह रहे हैं जी जो माफ़ी मांगता है वो बाहर आकर ऐलान करता है ला तलकी का तो उसको छोड़ दिया जाता है, तो इसका मतलब वो दहशतगर्दी। ये दहशतगर्दी में पकड़े ही नहीं गए थे। साई साहब अगर मेरी बात की तस्दीक या तर्दीद करना चाहे कर लें। ये 3 MPO यानी नक्शे अमन आमा के तहत इनको नज़रबंद किया गया था। इनमें से कोई बंदा मुझे बताएं, कोई एक बंदा बताएं जो दहशतगर्दी में पकड़ा गया था और उसको छोड़ दिया गया। नहीं छोड़ा जाएगा और मैं समझता हूँ छोड़ना चाहिए भी नहीं, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी एलीट फैमिली का मिलिट्री कोच की। मुझे अभी सीएम साहब की स्टेटमेंट एक डिस्कस करनी है। वतन की मट्टी शोहदा के कीमती खून की मकरूज है, सैयद मोहसिन रजा नकवी की जानिब से कहा गया है। आज के दिन के हवाले से हमने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से भी इजहार यकजहती किया गया और हम मुख्तलिफ बयानात देख रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए आप खुसूसी तौर पर दुआ भी कीजिए। उनकी फैमिलीज़ के लिए बड़ा मुश्किल वक्त होता है ये, और यहाँ पर मैं चाहूँगी उनकी फैमिली सपोर्ट के लिए कुछ हमें स्ट्रॉन्ग इंतजाम करने चाहिए। ऑल्दो IG साहब ने काफ़ी एफर्ट किया इसके लिए और आगे भी मेरे ख्याल से साई साहब करनी चाहिए। हाँ ना, बिल्कुल। मौजूदा जो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर हैं, इसमें कोई मुबालगा राई नहीं है। जब से इन्होंने अपनी ये पोस्टिंग संभाली है तो इन्होंने आते ही सिर्फ जो फोकस किया था पहला पूरा महीना वो शोहदा और गाजियों के केसेस पे किया था। और बहुत सारे हज़ारों की तादाद में केसेस थे जो पेंडिंग थे, जिसमें लोगों को किसी किस्म का इंसेंटिव नहीं मिल रहा था। शोहदा की फैमिलियों को जानबूझ के दफातर के चक्कर लगवाए जा रहे थे। IG साहब ने ऐसा मेकनिज़म बना दिया है
और कल मैंने एक खबर दी थी कि 2017 के बाद एक पैकेज अनाउंस हुआ था पुलिस के शोहदा के लिए कि उनको घर मिलता है, उनकी फैमिलियों को उनको तनख्वाह प्रॉपर मिलती रहती है, बच्चों की तालीम और दीगर जो मराहत हैं वो दी जाती हैं। लेकिन 2000 और 2017 तक के जो शोहदा थे 912, उनके लिए कोई ऐसी सहूलियात नहीं थी। तो अब उनकी फैमिलियों के लिए आईजी साहब ने एक कोटा मुख्तस किया है कि जितनी भी पुलिस की सरकारी रहायशगाहें हैं उसमें 10% जो होगा उनका कोटा होगा। और इसके अलावा अगर किसी बेवा का प्लाट है तो उसको 27 लाख का जो है वो लोन लेके दिया जाएगा ताकि घर बना सकें, और उसमें जो मार्कअप होगा वो पुलिस वेलफेयर फंड से अदा किया जाएगा, और 12 साल की आसान एक साथ में वो पैसे जमा करवाने होंगे। तो यानी एक मामूली सा जो माहाना किस्त होगी वो आपको देना पड़ेगी। इसके साथ साथ गाजियों को प्रोमिनेंट किया है कि उनकी यूनिफॉर्म पे एक मेडल जो है वो लगा रहेगा कि अगर किसी जगह पे भी वो खड़े हैं तो आपको पता चलेगा ये पुलिस मुकाबले में ज़ख्मी हुए थे या किसी और जगह पे इनको ज़ख्मी किया गया था, तो ये पुलिस का गाजी है। तो शोहदा के लिए भी बड़ा काम किया आईजी साहब ने, गाजियों के लिए बड़ा काम किया और करना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह अमर भाई बात कर रहे थे कि मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और मैं उस दिन सोशल मीडिया पे देख रहा था इंडियन जो अफसरान थे फौजी, उनका कहना है कि हमने बाकायदा तौर पे देखा कि एक बंदा जो है वो बड़े बहादुरी के साथ लड़ा, फिर उसके हमने यूनिफॉर्म की जेब में एक पर्ची लेके डाली कि इसको निशाने हैदर दीजिएगा, ये बड़ी बहादुरी से लड़ा है। और उसके मुजस्मे के साथ जो आपने किया वो मेरा कर्नल शेर खान ने उस तरह जिंदा कौमें इस तरह बिल्कुल नहीं करती। हमने कर्नल शेर खान का, चूँकि मैं बिल्कुल होश में थे, वो सारा हमने सुनते भी रहे, टीवी पे देखते भी रहे। उससे पहले देखना जितने भी शोहदा हैं फ़ौज के, हम उनके किताबों में पढ़ते आए थे, लेकिन कर्नल शेर खान का हम सब ने देखा, चूँकि अमर भाई बिल्कुल तब रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, तो जिस तरह उनके साथ किया गया इस तरह तो कोई बंदा दुश्मन के साथ भी नहीं करता। और ये तो हमारा फ़ख्र है, ये तो हमारा असासा है, ये तो हमारे बच्चों के लिए मशले राह चीज़ें हैं जो हम उनको बताते हैं कि हमारे कितने कितने बहादुर लोग हैं जिन्होंने बॉर्डर पर लड़ के हमारे मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ किया। तो अगर आप इस तरह की बच्चों का माइंड सेट बना रहे हैं, जो फ्यूचर है हमारा, जो आने वाली नस्ल है, उन सब के आपने जहन में ये बात डाल दी है, इस तरह जहन साजी की है कि ये सारे दुश्मन हैं। जो इमरान खान के साथ नहीं खड़ा वो इस मुल्क का दुश्मन है, वो है दीन का दुश्मन है, वो दीन का दुश्मन है। वो तो इस तरह खैर सही साहब, जो अब इमरान खान के साथ खड़े होने वाली बात है वो अब आप देख रहे हैं कैसे राहें जुदा हो रही हैं और हर रोज़ एक लंबी लिस्ट शेयर हो रही है। आईजी पंजाब ने गाजियों और शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की है। मुस्लिम लीग नून का यौम तकरीम शोहदा भरपूर अंदाज में मनाने का फैसला। आमिर भाई, मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि तमाम सियासी जमातें, तमाम मजहबी जमातें, तमाम सियासी समाजी जमातें, मतलब पूरी कौम को एक पेज पे होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर आज सब लोग ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक यकजहती का सबूत भी है ये बिल्कुल ऐसा ही है। और जो आईजी साहब की अभी इन्होंने बताया कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ जो सिविलियन शोहदा हैं उनके लिए भी ऐसा काम करना चाहिए। मुझे याद है हमारे मोहल्ले में बिल्कुल हमारे घर के साथ एक घर था, वहाँ पे नवाज था जिसको पोलियो का शिकार था, लेकिन वो काम करता था दफ्तरियों का। जब दाता साहब पे ब्लास्ट हुआ तो वो आपने देखो एक शख्स लंगराता हुआ आता है और बिल्कुल उसके करीब से वो बम फटता है और वो उसकी शहादत हो जाती है। उसके लवाहकीन को कुछ नहीं मिला। मैं इसलिए भी बात कर रहा हूँ कि हमारे जो निगरान वज़ीर आला हैं, अब क्योंकि उन्होंने हमारे साथ 15 साल हो गए हमें काम करते हुए, तो मैं जानता हूँ कि शोहदा को किस तरह से, कैप्टन मुबीन को कभी वो हमें भूलने नहीं देते, ऐसे ही है। और बाकी लोगों को भी जो शोहदा हैं, आज भी वो सुबह अशरफ मार साहब की वो लहद पर गए और वहाँ पर उन्होंने फातिहा पढ़ी, जो कि वो भी पुलिस के शहीद हैं, तो वहाँ पर गए। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे सिविलियंस हैं, ये आप शायद आपको कैसा लगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे सिविलियंस हैं उनको भी ऐसे एजाज़ात ऐसे इसी तरह की उनके लवाहकीन को भी दें, ताकि जो आपके सिविलियंस हैं ये भी आपके शाना बशाना खड़े हों। ये खड़े होंगे तो आप इस दहशतगर्दी जो क्योंकि आपके अंदर है, क्योंकि ये सब पूरी कौम का मसला है, ये जो नई दहशतगर्दी है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली है, ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इस किस्म की दहशतगर्दी की तो शक्ल ही कभी नहीं देखी थी। ये पहली दफा हुआ और दुश्मन ने नहीं किया। सही कहा कि जो इंडिया ने जो शादियाने बजाए हैं वो इसीलिए बजाए हैं, लेकिन मैं ये क्रेडिट देता हूँ पाकिस्तान आर्मी को भी, पंजाब पुलिस को भी, कि इन्होंने अपनी जानों पर खेल कर उस वक्त जो दहशतगर्द थे उनको कुछ नहीं कहा। तो मैंने आपको बताया कि तुर्की का मॉडल जो था वो था, और जो हमारे
SSP अली रिजवी जो है, अली नासिर रिजवी साहब, उनकी आंख से है। और मैं उस दिन उनके और घर भी गया, कल भी मैं चेक, उनकी मिसेस से मुलाकात हुई और वो जिस तरह से उन्होंने सारा मंजरकशी की कि किस तरह से उनकी जान बचाई गई इन दहशतगर्दों के हाथों से, वो भी एक स्टोरी है। अगर देखें ना, इतना बड़ा अफसर है, अभी भी 75% चांसेस हैं आंख के ज़ाया। आंख के जी, मुझे सारा उनकी मिसेस ने सारी चीज़ें बताई। और जिस तरह पुलिस ने टॉलरेंस दिखाई है, आपकी सोच है। मैं कल भी एक अफसर के पास बैठा था जिसने वो क्लियर करवाया था इलाका, उसमें इमरान किश्वर साहब हैं, वकास नजीर साहब हैं, IGFS के DIG हैं, कामरान आदल साहब हैं। इन तमाम लोगों ने वहाँ पे अपनी वो जिस तरह सब्र का मुजाहरा किया गया है, जिस तरह ये पथराव कर रहे थे, आग लगा रहे थे, कोई फायरिंग नहीं की गई। पहले इनको रिक्वेस्ट की गई है, फिर जो उनके सिर्फ कोशिश की गई है कि इनको डरा धमका के वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि ये यही चाहते थे कि वहाँ पे लाशें गिरे, ये जो दहशतगर्द थे ना, ये लाशें गिरे और फिर एक नई सियासत शुरू कर दें। और ये चाहते यही थे। पुलिस ने और मौजूदा जो निगरान वज़ीर आला आमिर भाई, उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस चीज़ में कि 3 माह पूरा सब्र किया है और इंतहाई बर्दाश्त किया है। जिस तरह का इनका रवैया था, आमिर भाई ने भी देखा है, हम डिस्कस भी करते रहे हैं। कभी पेट्रोल बम फेंकते हैं, कभी पत्थर फेंकते हैं, कभी ये फायरिंग करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, कभी ये बंदा एक्सीडेंट में मर जाता है तो उसको पुलिस पे और वज़ीर आला पे डाल देते हैं। तो ये जो था इंतहाई गैर अखलाकी, और आपने इस तरह जहन साजी की है लोगों की कि वो दहशतगर्दी की तरफ चल पड़े हैं और वो फौजी अमलाक की तरफ चल पड़े हैं। वो कहते हैं हमारे यही दुश्मन है। यही मेरा इख्तिलाफ है साहिब साहब से, सॉरी आपसे इख्तिलाफ करता हूँ कि ये कोई जहन साजी नहीं है, ये तरबियत दी गई है, जूम मीटिंग्स की गई है, तैयार किया गई है, तैयार किया गया है। और आपके अफगानिस्तान और आपके नॉर्दर्न एरिया से वो जो दहशतगर्द थे उनको बुलाकर यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दी गई। अच्छा, ये दहशतगर्द साथ साथ थे। आप अब टेलीफोन कॉल्स वाली अगली खबर में हाँ आप वही मुझे आयशा ब्रेक का कह रही हैं, तो आप ब्रेक ले लें। हाँ, फिर इसके बाद बताते हैं, फिर इसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक पूरी मुनज़्ज़म प्लानिंग किस तरह से की गई, हमने उस पर रोशनी डालनी है। ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले हमने वतन पर जान निछावर करने वालों को सलाम पेश किया। अब वतन की खातिर जो साजिशें कर रहे हैं, जिनको बेनकाब किया जा रहा है, जिनको हम कह रहे हैं कि कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उनके नामों पर रोशनी ज़रा डाल लेते हैं। जी, किस तरह से प्लानिंग की गई और किस तरह से एक शर्मनाक प्लानिंग, मैं तो इसको कहूँगी, करके आपने मुल्क की साख को खतरा पहुँचाने की कोशिश की। आपने डायरेक्ट अपने ही लोगों पर हमला किया। और आप क्या किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? आप क्या कोई सियासी कारकुन हैं? अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। आमिर भाई, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। और ये तो कल जो खबर आई वो 8 मई की थी, लेकिन मैं 11 महीने पहले से आप इसको बिल्कुल स्मेल कर रहे थे, जिसको बोला जाता है कि हमें इसकी हसासियत का अंदाज़ा था। क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो जिस तरह से हिटलर के दौर के वो हलफ ले रहे थे, इस तरह से हाथ उठा के, आपने वो फुटेजेस देखी होंगी। फिर उन्होंने इसको जहाद का नाम दिया। आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने ये ज़हन शादी शुरू की कि ये सारा कुछ जो रिजीम चेंज है ये फ़ौज ने की। फिर उन्होंने मीर जाफ़र मीर सादिक वाला बयानिया घरा, अमेरिका की साजिश वाला घरा। फिर उन्होंने बाजवा साहब के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया जब बाजवा साहब नहीं रहे। फिर वो रावलपिंडी तक एक वो रैली लेके गई जिसमें उन्होंने दोनों असम्बलियाँ ख़त्म करने का ऐलान किया था। जाना उन्होंने इस्लामाबाद तक, लेकिन रावलपिंडी इख्तियारन गए क्योंकि उनको पता था कि GHQ रावलपिंडी में वाक़या है। वो ये सारा काम जो कर रहे थे वो यही वो ट्रेनिंग थी। कभी वो अभी तो फैजल हसन चौहान ने बता भी दिया कि 1 मई की जो रैलियाँ थी वो भी एक ट्रेनिंग थी। और जूम मीटिंग हुई और उसमें कहा गया अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आप लोगों ने कहाँ कहाँ जाना। देखें, अभी इतने गवाहान के बावजूद आप कुछ बाकी नहीं रह जाता। आप हिफाजती जमानत लेकर या जिसने भी आपको दी उसको भी सोचना चाहिए कि भाई ये एक प्लानिंग का हिस्सा है। आपका साबिक सूबाई वजीर उस पर गवाही देने को तैयार है। बिल्कुल। और वो मैंने जो भी बात की कि बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी है कि जिनको छोड़ा जा रहा है उन्होंने दहशतगर्दी की थी, वो 3 MPO के तहत थे। वो चाहे असद उमर हैं, चाहे वो शीरी मज़ारी हैं, चाहे वो फवाद चौधरी हैं, इन्होंने कोई नहीं। लेकिन जिन्होंने की, जिसमें यास्मीन राशिद शामिल हैं, महमूद रशीद शामिल हैं, इजाज़ चौधरी शामिल हैं, मुराद राज शामिल हैं, मियाँ असलम इकबाल शामिल हैं, जिसमें और भी जो लोग हैं, 8 लोग हैं जिनकी कॉल्स हैं। लेकिन ये सिर्फ 8 नहीं हैं,
और भी होंगे, और कितनी जूम मीटिंग्स हुई, किस तरह से ट्रेनिंग की गई, कहाँ से लाकर आपने कहाँ बंदे यहाँ बिठाए हुए थे। आपको याद है जब पुलिस ने स्ट्राइक करने की कोशिश की थी इनको गिरफ्तार करने के लिए, तो कैसे पेट्रोल बम आते थे। अब आप अंदाजा करें, एक आम आदमी से पूछे पेट्रोल बम कैसे बनता है। पुलिस ने कब स्ट्राइक की थी, वो तो कोर्ट का जो था वो समन देने गए थे। स्ट्राइक से मुराद है जाने की कोशिश। इन्होंने फिर 2 दिन वहाँ पर ड्रामा लगाए रखा। और जिस तरह से जो इस्लामाबाद से वो पुलिस ऑफिसर आए थे उनके साथ जो सलूक किया गया, जो अली नासिर रिजवी के साथ सलूक किया गया, जो ये ट्रेंड दहशतगर्द। अच्छा देखें आप, मुझे इतने सारे पुलिस वाले, और वो उनकी मिसेज मुझे बता रही थी कि वो अली ने तो जैकेट भी पहनी हुई थी। अली मेरे जूनियर है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जी। और वो उन्होंने जैकेट भी पहनी हुई थी, हेलमेट भी पहना हुआ था, क्योंकि वो ग्लासेस लगाते हैं तो उनको वो फोग आ जाती है शीशों के ऊपर, तो इसलिए उन्होंने उसका जो शेल्टर उठाया था, ताक कर निशाना मारा गया उनकी जान लेने के लिए। तो आप अंदाजा करें कि अच्छा ये निशाना मैंने उनसे वैसे बात की, मैंने कहा ये मुझे लगता नहीं है कि किसी ने हाथ से को पत्थर फेंका था, ये गुलेल का निशाना था। आप जानते हैं कि कौन लोग हैं जो गुलेल इस्तेमाल करना जानते हैं और उससे वो लोगों की जान भी ले लेते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग इन लोगों की, वो सर पे मारते हैं और सर पे जो पत्थर लगे इस तेजी के साथ गुलेल के साथ। सही साहब आप तो खैर पुलिस की बीट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को वैसे भी हमसे ज़्यादा इल्म होगा। तो वो उन्होंने ताक कर निशाना लिया, जिससे आज भी वो बेचारे इस वक्त भी अपने घर में ज़ेरे इलाज ही हैं और हॉस्पिटल से अभी भी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 75% चांस है कि आंख ज़ाया हो जाएगी। तो मुझे बताएं अब इनको ये कहना कि ये सियासी कारकुन है। नहीं, आप सियासी कारकुन तो छोड़ दें, मुझे इन लोगों के नाम जरा डिस्कस करने दे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, हम्माद अजहर साहब, मियां महमूद रशीद साहब, इन लोगों के मुझे वो बयानात, वो जो मुल्क की खातिर वो जो नारे इन्होंने लगाए, डॉक्टर साहिबा खास तौर पे, आमिर भाई ये लोग मतलब इतनी भयानक किस्म की ये प्लानिंग कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए। मुल्क के लिए क्या प्लानिंग करनी थी, इन्होंने तो कब्जा करना था मुल्क पे। ये जो प्लानिंग थी ये इससे आगे की थी। अब मैं चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए एक डॉक्टर का वर्ड जो है ना, आप यकीन माने बहुत मोहतरम होता है। आपको लगता है ये जान बचाने वाला है। डॉक्टर साहिबा खातून भी हैं। आपको तो ये भी नहीं पता कि दहशतगर्द जो हैं इनकी कोई डिग्री, कोई मजहब, कोई इनकी सियासी वाबस्तगी नहीं होती। ये सिर्फ दहशतगर्द होते हैं, दहशत फैलाना जानते हैं। सही। इनका मुतमा नज़र सिर्फ ये था कि ये कब्जा करें इस मुल्क के ऊपर और फिर जो चाहें, कोई गोगी हो, कोई पिंकी हो, कोई कुछ हो, वो सब लूट मार मचाएं। तो ये एक मकसद के लिए ये काम कर रहे थे, भयानक मकसद है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इसका मास्टरमाइंड है, जब तक आप उस पर हाथ नहीं डालेंगे, ये बाकी जो लोग हैं ये इसी तरह से अब हमाद अजहर मफरूर है। वो सिलसिला चल रहा है, मेरे ख्याल तक कैसे चलेगा? आप मुझे बताएं, हमाद अजहर कहाँ है, मियां सलीम इकबाल कहाँ है, रूपोश हैं, कहाँ रूपोश हैं? आप किसी लाहौर शहर के अंदर कहीं ना कहीं बैठे होंगे, बैरून मुल्क को नहीं गए। जिनके जो बैरून मुल्क चले गए वो चले गए, उनका क्या कहना, जिन्होंने फैसलाबाद का सारा किया था, हबीब नाम है उनका, वो बाहर चले गए ना, फरख हबीब साहब, उनको दिया कि जी आप इनको जाने दें, वो भागे और अब वहां से वो वीडियो बयान जारी कर रहे हैं। नहीं आमिर भाई, अभी हमें बहुत सारा मजबूत काम करना पड़ेगा। सारा कुछ प्लानिंग से हुआ है ना। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था, मैं बैठा हुआ था, बात हो रही थी, तो बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए थे जिसमें बड़ी एक ये रेड लाइन थी आपकी इमरान खान साहब। ये इनका कहना है बकौल इनके कि रेड लाइन क्रॉस होनी थी, तो जो बड़े लीडर्स थे उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप था उन्होंने मैसेज करना था, उससे छोटा जो उनके आगे सब ग्रुप बने हुए थे उसमें करना था, उससे आगे फिर बने हुए थे 170 कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो पकड़े गए हैं। और वो तमाम के तमाम लोगों को ये चीज़ बताई गई थी कि आपने फ़लाँ जगह पे आना है, फ़लाँ जगह पे आना है, फ़लाँ जगह पे आना है, और वहाँ पे आके किस तरह मूव करना है फ़ौजी अमलाक की तरफ, फ़ौजी दफातर की तरफ। और फिर आपने ये जो कॉल्स की खबर है 6 से जो रहनुमा है, ये उस दिन भी मैंने इस खबर को ब्रेक किया था, जिसमें बाकायदा तौर पे बताया गया था कि ये मुसलसल वहाँ लोगों के साथ राब्ते में थे। और जब जियो फेंसिंग हुई तो वो लोग लिबर्टी चौक में भी थे, वो जिना हाउस में भी थे, फिर वहाँ से वापस लिबर्टी चौक में आते हैं और वहाँ पे अस्करी टावर को तोड़ते हैं, प्लानिंग के साथ और उसके बाद फिर ये ज़मान पार्क में जाते हैं। और 8 मई को भी ये ज़मान पार्क में थे,
10 मई को भी ये ज़मान पाक में थे और इन रहनुमाओं के साथ मुसलसल राब्ते में थे। वो यासीन राशिद साहबा की तो वो वीडियो भी मौजूद है, वीडियो वो कह रही यहाँ रुकना नहीं है, हमने आगे कोर कमांडर हाउस तक जाना है। खदीजा शाह जो है जिनका साथ रोज़ा रिमांड दिया गया कल, मुझे बताएं वो जिस तरह की वो फैमिली से तल्लक रखती हैं, कुछ सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब आप लोगों को इस हद तक उनकी ज़हन साजी कर दें कि वो हर चीज़ से बाला आपको समझना शुरू हो जाए और आपके अंदर की मैं जो है वो मुल्क को ख़त्म करने और ये कोई आमिर भाई कोई इनकलाब नहीं, कोई मुल्क की खातर नहीं हो रहा। मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि खान साहब ये मुल्क तोड़ने के लिए नहीं, 3.5 साल जो उन्होंने सर्व किया है हमारे लिए, कोई चीज़ बेहतर की हो, कोई चीज़ किसी मुझे बताएं, महंगाई कंट्रोल हुई, पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल हुई, बिजली की कीमतें कंट्रोल हुई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, कोई सड़कें बनी, कोई एक प्रोजेक्ट, ये सेहत कार्ड का कहते हैं, वो भी मैं एक दिन सुन रहा था, वो नवाज शरीफ के ज़माने में क्वेटे में उन्होंने ऐलान किया था। तो बात ये है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कई ऐसे मंसूबे जहाँ पे आप अपनी तख्ती लगा के पुराने मंसूबे को नया करके ताज़ा करके पानी शानी लगा के अपनी फटी लगाई है बहुत सारी चीज़ों की, तो आपका पास कोई क्रेडिट ही नहीं है। सिर्फ इस वक्त हफ्स है और वो है इक़्तिदार की कि किसी सूरत में मुझे मिल जाए, मैं यहाँ से जहाँ मुझे भाई मोटर इक़्तिदार संभालना किस चीज़ का है जब आप मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उनका दिल है कि मैं मोटरवे से इस्लामाबाद ना जाऊँ, ना ही मैं वहाँ वज़ीर हाउस से अगर मैं या कोर्ट में जाता हूँ तो जहाज़ पे बैठ के उनको सफ़र चूँकि बहुत प्यारा लगता है। वो जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। खान साहब के सारा दिन घर बैठे रहते हैं, सिर्फ बुशरा बीबी नज़र आती हैं और या 2-4 वो अल्ले तल्ले जो इनके दाएं बाएं घूम रहे हैं। बड़ी नज़म थी, पता मुझे याद नहीं आ रही, असी जहाज बुला लेता बिच जहाज दे जहाज बैठा देता, इस तरह की कोई नज़म थी। वो जहाज के शौकीन है, लेकिन छोड़ दे इससे मैं आपको बताऊं ये फाइटर जेट, ये कोई इक़्तिदार की हवस नहीं थी, ये मुल्क तोड़ने की जो है साजिश है। और इस साजिश को समझे इन्होंने, कभी कहा कि हम इसको श्रीलंका बना देंगे, कभी इन्होंने कहा सूडान बन जाएगा, कभी उनका टैंकों के आगे लेट जाएंगे। जो प्लानिंग है, जो चीजें मंजर यहाँ पर आ रही है, इक़्तिदार के लिए थोड़ी होती हैं। आपकी गवर्नमेंट को भी वैसे सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये पीटीए वगैरह जो है ये सोशल मीडिया पे जो ट्रोल्स बाहर से कर रहे हैं उनको रोकने का कोई तो तरीका होगा। देखिए आप बाहर बैठकर भी आप किसी के मुल्क के अंदर उसके फसाद नहीं फैला सकते, तो कम से कम उनकी गवर्नमेंट्स को लिखें, उन जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके मालकान को खतूत लिखें कि ये आपके चैनल को इस्तेमाल करते हुए हमारे मुल्क में दहशतगर्दी, पूरी दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं नहीं समझता कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो अगर ये दहशतगर्दी कर रहे हैं और अगर आपकी फौज के खिलाफ ट्रेंड बनाते हैं, आपकी पुलिस के खिलाफ ट्रेंड बनाते हैं, आपके लोगों के खिलाफ, आपके मुल्क के खिलाफ, आपके मुल्की मफादात के खिलाफ, तो इनको भी रोका जा सकता है। इनको कोई तो तरीका होगा। मुझे बताएं एलन मस्क को क्या लिखा नहीं जा सकता कि ट्विटर पर ये लोग हैं जो हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और अगर आपने ये ना किया तो हम ट्विटर को मजबूरन हमें बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए इस तरह की चीजें तो लिखें। क्या चाइना ने नहीं रोका है सोशल मीडिया को, उन्होंने अपने लेवल पे नहीं लेके आए। और ये मेरे ख्याल से हुकूमती सतह पर ये इकदाम होना चाहिए, हुकूमत को इस पर संजीदा होकर जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए। अदरवाइज ये चीजें नुकसान पहुंचाती रही तो जिसका जो दिल करेगा मुंह उठा के वो मुल्क के खिलाफ करता रहेगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर हमारे साथ रहेगी। एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खबर ये है जी, लारी अड्डा कमर्शियल हब का मॉडल तैयार, 4 अरब 70 करोड़ लागत का तखमीना। एनसीएल ने प्रोजेक्ट के खतोहार 3D प्लान पर निगरान हुकूमत को सिफारिशात पेश कर दी। जदीद तकाजों के साथ बस अड्डा और बिजनेस हब बनाया जाएगा। आमिर भाई कैसे देखते हैं इस मंसूबे को? जबरदस्त है। वो जो 3D इन्होंने दी है, अब मैं क्या बताऊं, सिर्फ उसको देख के खुश हो गए। मंगल के रोज भी मैंने 3Ds का जिक्र किया था, सिर्फ उसको देख के खुश 3Ds का जिक्र किया था। बहुत सारे रूप धारते हुए बड़े सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 3D पर ही हैं। और ये प्रोजेक्ट अल्लाह करे जो हो जाए। ऑफ द कैमरा जब हम बात कर रहे थे तो साहिब साहब कहते थे कि यहाँ पे मुमकिन नहीं है, मैं समझता हूँ मुमकिन है। अगर आप अच्छा, वैसे जिस तरह से वो एरिया है वाकई मुमकिन नहीं लगता। नहीं लगता नहीं है आपको, हमें नहीं लगता था कि जहाँ मिंटो पार्क था वहाँ पर इतना ज़बरदस्त म्यूज़ियम बन जाएगा, मुझे नहीं लगता था, बन गया। अगर आप बनाना चाहें तो, अगर आपने वहाँ पे स्पेयर पार्ट्स वालों को, छोटे ढाबे वालों को, रेस्टोरेंट वालों को, उनको ना दी जगह, आपने लोकल ब्रांड्स को ही जगह दे दी, मैं इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकल ब्रांड्स को भी जगह दे दी। आपने वहाँ से जो अच्छी कंपनीज हैं, जो अच्छी बसेस चलाती हैं, उनको दिया। ये लारी अड्डे को लारी अड्डे से ख़त्म किया, लारियाँ ख़त्म की जो पुराने तर्ज की हैं जी। और आपने वाशरूम वहाँ पे साफ रखे। ये जो 20 करोड़ पे आप कमा रहे हैं, ये उसकी मेंटेनेंस के लिए ही मुख्तस कर दिया
तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक वायबल और कामयाब तजर्बा रहेगा, ये होना चाहिए। वहाँ पर ही आपकी वैक्सीनेशन, जो बच्चे खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं उनमें पोलियो की वहीं पे वैक्सीनेशन लाजमी करार दी जाए। सामान उसी तरह कन्वेयर बेल्ट पे चले, इसी तरह से जिस तरह से आजकल हम दफ्तर में इन आउट हो रहे हैं, वो मशीनें लगी हैं और जो हम बाहर कभी किसी ज़माने में देखते थे वो पाकिस्तान में भी आगे, बल्कि हमारे दफ्तर में आगे। तो इस तरह की मशीनें लगाएं इन आउट की, 2, 4, 5 चीज़ों का तो बहुत ही फायदा होगा। दहशतगर्दी से आप बचेंगे, बिल्कुल, और आप दहशतगर्दी बचेंगे, फिर आप जो है हफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक बना हुआ खाना जो है वो आपको मैसर होगा, और वहाँ के इर्द गिर्द का पूरा अंदरून शहर आमर भाई पूरा सुन अली भाई, ये अगर बन गया तो, अगर ये बन गया तो पूरे अंदरून शहर के पास इस वक्त कोई ऐसा कमर्शियल प्लाजा नहीं है जहाँ पे अच्छे ब्रांड की चीजें मिले। हालांकि थोक की चीजें वहाँ बेशुमार मिलती है, आलमी है, आजम क्लाथ मार्केट है, ब्रांडर्स रोड है, सारी चीजें, लेकिन कोई ऐसा जहाँ साफ सुथरी जगह पे बच्चों को जाके शॉपिंग की जा सके। कभी कभी आमिर भाई बड़े पुरुमीद हो जाते हैं, कभी कभी हमारी जो बिल्कुल अच्छी बातें होती हैं ग्राउंड लेवल की, ठीक है, उस पर भी इख्तलाफ करते हैं। लेकिन उन्होंने बाद में 3D से स्टार्ट की है, ऑफ द कैमरा मैं पूछ रहा, मुझे बात हो रही थी आमिर भाई से, मैंने कहा वहाँ पे एक बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, मैं कोई 1.5 हफ्ता पहले वहाँ पे गया था, आप यकीन करें वो इतनी अच्छी बिल्डिंग का इतने बुरे हालात हैं, इतने बुरे हालात हैं कि वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जाता। आपका काम है एक बिल्डिंग बना दी, गवर्नमेंट का काम है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, अब ये इंतजामिया का काम है वहाँ पे चीज़ों को मेंटेन रखे। खैर उस पे कोई देखता अभी तो बात 3D तक ही रहेगी, क्योंकि कोई टाइम फ्रेम कुछ नहीं, सिर्फ लागत बताई गई है, और जो लागत है वो आने वाले टाइम के साथ मेरे ख्याल से दुगनी तुगनी। लेकिन आमिर भाई तो वहाँ पे बड़ी बस भी चला चुके हैं, डबल डेकर भी चला रहे थे, वो कह रहे थे वहाँ से वो वाले जो छोटी हाईएस हैं और वो जो टूटी फूटी बसें चलती हैं। आपको छोटा सा वाकया, इनके जो काम है, खारक नाले पर रोड बैठ गई, दोबारा ट्रक गिर गया उसके अंदर। मैंने कमिश्नर साहब से रब्ता करने की कोशिश की, मैंने भेजी तस्वीरें में से, तो मुझे वापस में तस्वीरें आ गई तस्वीरें कि जी वहाँ काम हो रहा है। ठीक। अच्छा, मैं शाम को, क्योंकि मेरा रोज का गुजर गया है, इन्होंने क्या किया, वो जो गड़ा खुदा था उसके अंदर फिर मलबा फेंका, अच्छा, और टीन लगा के रोड ही बंद कर जाओ बाहर में, आपका काम रात आधा घंटा वहाँ फंसे रहे हम। ठीक है, उसके बाद लियाकत चौक के मुझे बड़ी खुशी हुई कि आमिर भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ इमरान खान वाला जहाज ले देना, दौड़ के जाओ, दौड़ के वापस। कमिश्नर साहब सब्ज़ाज़ार स्टेडियम का दौरा किया कम्प्लेक्स, तो वन वे काटी होगी ना इन्होंने, बिल्कुल ऐसे ही है कि नहीं काट, लियाकत चौक से तो वन वे काटी होगी ना, लियाकत चौक में सारे शहर के मसले एक तरफ है, जब ये वन वे काट के गए आमिर भाई सारे शहर के मसले एक तरफ है, आमिर भाई का मसला एक तरफ है, और रोज का ये मेरा रोज का मसला है भाई। अब जिसने गुजरने हर रोज उसका तो मसला रहेगा। मुझे वाइंड अप करने का कहा जा रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त। रूट है उसका कोई नहीं बिल्कुल नहीं है, और रूट नहीं है, वही रूट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। अभी बात हो जाती है जी खुशगवार मौसम की अपडेट्स क्या हैं। बाहर इस वक्त हवाएं चल रही हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। गर्मी का जोर अच्छा खासा टूट गया है और बाहर के मंजर जो हैं अगर हम आपको दिखाएं इस वक्त बहुत ही शानदार हैं। मैं बाहर चलेंगे, हमारी रिपोर्टर माहिदा इस वक्त मौजूद हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा है बाहर खड़े होना क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है। माहिदा बताइए कैसा मौसम देख रही हैं? बिल्कुल है ना, अगर यहाँ पर अभी मौसम की सूरत हाल देखी जाए तो आप देख सकती हैं कि यहाँ पर जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी कुछ देर पहले अगर देखा जाता मौसम तो यहाँ पर बिल्कुल बारिश का नामो निशान नहीं था, लेकिन एकदम से जो है वो आंधी चली है और आंधी के साथ साथ तेज हवाएं भी चलना शुरू हो गई और अभी इस टाइम फुल बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर हम तो मौसम एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि अब भीग भी गए हैं तो मौसम एंजॉय कर ही लेंगे, लेकिन आप लोग भी इस मौसम को लाजमी एंजॉय करिएगा। गुज़श्ता रात भी जिस तरह से ओले देखने में आए वो हम सोच नहीं सकते थे कि इतनी गर्मी में जो है वो ओले पड़ेंगे। और अभी आप मौसम की सूरत हाल देख सकती हैं। इस टाइम मेरे लिए यहाँ खड़े होना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि बारिश जो है वो अच्छी खासी तेज हो चुकी है और साथ साथ शहरी जो है उनके चेहरे बहुत खिलखिलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं तो इस बारिश के मौसम में भीग ही गई हूँ, लेकिन मैंने सबसे पहले यहाँ जानना है बाहर और जाके गर्मा गर्म चाय का कप पीना है और इस मौसम को मजीद इंजॉय करना है। अभी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप इस बारिश को जिस तरह हमने भीग कर इंजॉय किया है, हमने तो इंजॉय। अच्छा माहिदा, प्रेडिक्शन क्या है? बारिश का ये सिलसिला क्या इसी तरह से वक्फे से जारी रहेगा? क्योंकि गर्मी 1-2 दिन पहले अच्छी खासी थी और एकदम इस तरह का मौसम हो जाना हम रात को देख रहे थे, आंधी भी थी और अब बारिश की प्रेडिक्शन बताइएगा दिन भर क्या है? ऐसे ही मौसम खुशगवार रहेगा आज?
बारिश जो है वो देखी जाए तो आज सारा दिन इसी तरह से 40 से 70% बारिश के अमकान जो है वो जाहिर किए गए हैं। जो इसी तरह से जैसे बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है तो ये उम्मीद है कि थमेगा नहीं, क्योंकि 70% अमकान जो है वो जाहिर किए गए थे। फिलहाल मेरे लिए तो यहाँ पे बारिश में खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो ये बारिश का सिलसिला इसी तरह से जो है वो वक्फे से सारा दिन जो है वो जारी रहेगा और आने वाले दिनों में भी इसी तरह से जो है चलेंगे। थैंक यू माइदा, थैंक यू। मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ इस टाइम बारिश हो रही है, आपके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया इस वक्त वेदर अपडेट्स क्या हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये आपने देखा बारिश के साथ हवा भी चल रही है। सो मौसम खुशगवार है, गर्मी का जोर टूट गया है और प्रेडिक्शन यही है कि आज दिन भर वक्फे से मौसम जो है इस तरह का रहेगा, बारिश रहेगी। थैंक यू माइदा, आपने हमें मौसम के बारे में बताया। ये तो थी वेदर अपडेट्स जो कि हमने आपके साथ शेयर की हैं। तो आप मौसम को एंजॉय कीजिए अच्छे तरीके से। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं आप उसके बारे में सुन चुके होंगे। चैट जीटीपी के बड़े चर्चे आजकल सुने जा रहे हैं। अब ये है क्या? असल में मैं आपको ये बता दूं, ये एक ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी है। आम फहम अंदाज में अगर हम कहें तो ये सादा, बेहतरीन और मसनूई जहानत वाला चैटबॉट है जो आपके सवालात को सुनता है और समझता है और फिर तफसीली तौर पर जो है उसका जवाब तैयार करके आपके सामने लेकर आता है। अब आने वाले वक्त में इससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, आप इसके सारिफ किस तरह से बन सकते हैं, इसकी मुख्तसरन हम जो है कुछ हिस्ट्री भी आपसे शेयर करेंगे, फिर इसकी क्या क्या खुसूसियात हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, फ़ायदा किस कदर होगा, नुकसान किस कदर होगा ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। आपके लिए इसका इस्तेमाल किस तरह बेहतरीन हो सकता है या आप इसका इस्तेमाल करते हुए किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, इस पर बात होगी। डॉक्टर शाजिया साकिब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, IT एक्सपर्ट हैं अपने शो में, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा जी, क्या हाल चाल है आप? जी मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बताइएगा ये चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी बेसिकली इट वाज ऑलवेज देयर, हमेशा से हम इसको यूज़ करते रहे किसी और फॉर्म में। कभी हम गूगल पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे सर्च करते थे। अब क्या किया, इसके डिज़ाइनर्स ने सारा कुछ उठा के एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। जितना डाटा पॉसिबल था उसको लर्न करके, उसको यूज़ करके सारी इंफॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी कर दी गई। अब ये इतना इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म है, इतना इंटेलिजेंट, आप इसको बॉट बोल सकते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, चैट और बॉट। तो इन दोनों को मिला के उन्होंने इसको चैट बॉट का नाम दिया। और आप इसको कोई क्वेश्चन पुट करते हैं, ये अपने डाटाबेसिस में उसको सर्च करता है और ऑलमोस्ट एक आइडियल रिस्पॉन्स आपको देता है, जो कि अक्सर सिचुएशंस में सिवाय कुछ एक्सेप्शंस के ये हमेशा आपको एक बहुत स्मार्ट आंसर देता है। सही, यानी किसी भी किस्म का सवाल हो, किसी भी किस्म का चीज़ आपके जहन में हो, आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, आप इससे मदद ले सकते हैं। बिल्कुल, आप कोई भी क्वेश्चन, यानी ये गूगल से बहुत आगे है। गूगल की ये बहुत एडवांस फॉर्म है। ठीक है, आप इसको कोई भी बिगिनर लेवल का या एडवांस लेवल का क्वेश्चन पुट करें, ये उसका टू द पॉइंट आपको रिस्पॉन्स देगा और एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन देगा। सही। इसको आप कैसे देखती हैं? फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है? क्योंकि इस तरह की जब भी कोई चीज़ सामने आती है, दोनों चीज़ें हम साथ लेके चलते हैं। एक तो हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि AI हमारी ज़िंदगियों को बदल रही है। हाँ, ठीक है। अच्छा, जब चेंज आता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि शायद ये चेंज कोई नेगेटिव चेंज तो नहीं आ रहा। जैसे पहला खौफ ये है कि क्या जॉब्स तो नहीं ख़त्म हो जाएंगी। तो अब रिसर्च ये कह रही है कि सिर्फ यूके में 2017 से लेके 2037 तक 7 मिलियन जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन हम उसका अगला पार्ट नहीं पढ़ते। 7 मिलियन जो एक डंकी वर्क था शायद या लेस क्रिएटिव वर्क था, वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह पे तकरीबन 7.2 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो शायद कुछ चीज़ें निकल जाती हैं और कुछ नई चीज़ें सिस्टम का पार्ट बन जाती हैं। अब उन नई चीज़ें जो कि सिस्टम का पार्ट बन रही हैं, हमें अपने नौजवानों को से रोशनास कराना बहुत ज़रूरी है ताकि वो नए ट्रेंड से बाखूबी वाकिफ़ रहें और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें ना। हमें इसका फ़ायदा कैसे पहुंचने वाला है, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
आईटी की फील्ड में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनको इसका फायदा कैसे पहुंचेगा, वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए, एवरीथिंग बिगिंस विद अस। कोई भी चीज़ है उसका हमने क्या यूज़ करना है वो हम ही से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, मैं आधी रात, कंप्यूटर साइंस के बच्चे यूजुअली लेट नाइट काम करते हैं। सो अगर एक बच्चा लेट नाइट काम कर रहा है और कहीं पे स्टक हो गया है तो वो किससे पूछ सकता है कि ये क्या एरर है? तो चैट जीपीटी इज देयर। तो आपने लर्निंग करनी है, आपने कोई वेबसाइट बनानी है, आपको एक जनरलाइज किस्म का कोड मिल जाएगा, आप उसको चेंज करें, कस्टमाइज करें, यूज़ कर लें। ये एक ऐसा टीचर है जो आपको हर वक्त अवेलेबल है, ठीक है। और इसको चैट जीपीटी को भी यूज़ करने के लिए आपको इसी के लेवल की स्मार्टनेस चाहिए। अच्छा, अब इसके लिए ट्रेन करना है ना हमने स्टूडेंट्स को, तो वाई नॉट हम इसको अपने कोर्स का हिस्सा क्यों नहीं बना रहे, अपने स्टूडेंट्स को इस बारे में ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रहे? अभी तक जिस तरह से इसके चर्चे होने चाहिए, जिस तरह से इसके बारे में डिस्कशन होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए अवेयरनेस के लिए कोई कैंपेन्स होनी चाहिए, कोई मैसेजेस ऐसे होने चाहिए, हम इस तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं मैडम? अच्छा, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की हद तक और जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक लिंक्डइन, ये उस तरह के, वहाँ पर ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेन चल रही है। और इसको मतलब हर यूनिवर्सिटी में भी इस पे रेगुलर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स हो रही हैं। बच्चों में अवेयरनेस है। मैंने आपको बताया 2 तरह के बच्चे हैं, एक वो हैं जो कॉपी पेस्ट करते हैं और असाइनमेंट्स दे देते हैं, एक वो जो क्वेश्चन पुट करते हैं, दे गेट द आंसर्स और फिर वो वहाँ से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। तो हमें इसको एज अ टूल यूज़ करना है। दूसरी बात ये कि आप चैट जीपीटी से थोड़ा सा प्ले करें तो उसकी वीकनेसेस आपके सामने आ जाती हैं। जैसे एक बड़ी फ़नी पोस्ट नेट पे घूम रही थी, ये शेर है हमारा उर्दू का, तर्के ताल्लुकात पे रोया न तू न मैं, लेकिन ये क्या कि चैन से सोया न तू न मैं। अब इसकी जब ट्रांसलेशन की जाती है तो तर्के ताल्लुकात को वो बोलता है टर्किश रिलेशनशिप्स। अच्छा। और चैन से सोया को वो लिखता है स्लेप्ट विद चाइना। अच्छा। तो आप चैट जीपी, और ये एक एग्जांपल है, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आपने इसकी पावर को यूज करना है। और मैं आपको बताऊं, ये एआई चैट जीपीटी अब खैर ये नया प्लेटफॉर्म है, नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ, और फिर चैट जीपीटी 4 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो ये हमारी हेल्प के लिए है। ई हेल्थ है, टेलीकम्युनिकेशन है, एजुकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा मैडम, आपने जैसे कहा कि कुछ भी हो, ये हम इस पर जो है उसका आंसर ले सकते हैं, हमारी मदद करके एक पूरी तहरीर आपके सामने आ सकती है। अब मैं इसको स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा कहूँ, नुकसान कहूँ, बनी बनाई खीर मिल गई तो फिर तो यहाँ पे लोग काम करना छोड़ देंगे। सो ये फिर नुकसान की तरफ नहीं जाएगा? बच्चों में अवेयरनेस आ रही है। हाँ। इस वक्त इवन ये हो गया है कि डिग्री उतना मैटर नहीं करती जितनी आपकी नॉलेज मैटर करती है। अच्छा, एक तो हमें ये भी समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे चेंज आया, तो अब जो मॉडर्न चेंज है, वी आर मूविंग टू लो कोड नो कोड। कोशिश क्या की जा रही है कि कोडिंग इतनी आसान हो जाए कि एक बिजनेसमैन भी वो प्लगइन्स उठाए, ड्रैग एंड ड्रॉप करे और अपनी सॉफ्टवेयर खुद बना ले। तो ये तो ऑलरेडी दुनिया जा ही इधर को रही है कि बजाय इसके कि आप बेसिक्स से सीखें, तो ड्रैग एंड ड्रॉप से आप अपना काम कस्टमाइज करें चीज़ों को और अपना काम चला लें। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि बच्चों को पता है कि जब तक उनके पास नॉलेज नहीं होगी, वो मार्केट, अब मार्केट लोकल मार्केट तो रही नहीं है, अब ग्लोबल मार्केट हर एक को अवेलेबल है। तो जब तक आपके पास नॉलेज उस लेवल की नहीं है कि आप इंटरनेशनली लोगों को बीट कर सकें, इंडियन स्टूडेंट्स को बीट कर सकें, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं, ये चाइनीज़ हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो श्रीलंकन्स हैं, तो वी आर नाउ अ प्लेयर इन ग्लोबल मार्केट। तो नॉलेज होगी तो ही सर्वाइवल होगी। हाँ, ये तो चीज़ वाज़ेह हो गई है।
सेकेंडली मैं आपसे पूछना चाह रही थी, जो आज के नौजवान का एक बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि जी हम पैसे कैसे कमाएं। सो इससे क्या आप अपने रोज़गार को भी वसअत दे सकते हैं? कोई पैसे कमाने का आइडिया भी है इससे? जब आप गूगल करेंगे ना, इवन गूगल नहीं, चैट जीपीटी पे ही लिखेंगे ना कि काइंडली शेयर 20 वेज टू अर्न फ्रॉम जीपीटी, तो वो आपको बहुत सारे मेथड्स बता देगा। आप उसको बोलेंगे कि बिजनेस आइडियाज़ जनरेट कर दो, तो वो आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ जनरेट कर देगा। फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही टेक्निकल राइटिंग आप पहले खुद बैठ के करते थे, अब आप चैट जीपीटी पे अगर अपना टेक्निकल क्वेश्चन पुट कर दें तो आपको एक पूरा ब्लॉग बना हुआ मिल जाता है। लेकिन क्या इतना इजी है? नहीं, आपको स्टिल अपना ब्रेन, अपना माइंडसेट यूज़ करना है। जो वो जनरेट करके दे रहा है उसको एडिट करना पड़ेगा आपको फाइनल प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए। चैट जीपीटी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये है कि उसने बहुत सारा डंकी वर्क ख़त्म कर दिया। जैसे मैं पहले एक पेज लिखती थी तो शायद मुझे उसको लिखने पे 3 से 4 घंटे लगते थे, अब मैं उसी पेज को 1 घंटे में उसकी फिनिशिंग कर लेती हूँ। तो आई थिंक कि हम अपना टाइम सेव कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये। सो अब ट्रेनिंग की तरफ आ जाते हैं। हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स, हमारे नौजवान इन नई चीज़ों की तरफ आएँ, इनसे फ़ायदा उठाएं। सो क्लासेस में आपको क्या लगता है स्कूल लेवल पर इसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत कितनी अशद ज़रूरत है? एक चीज़ जो मैं और ये पिछली कुछ गवर्नमेंट्स में अब चेंज आया है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनमें अवेयरनेस भी है। तो गवर्नमेंट ये जो पोस्ट कोविड लाइफ है ना, जो अब पोस्ट कोविड सिनेरियो है, उसको असेस करके हमें अपने यंगस्टर्स को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में एआई और डाटा साइंस जो है वो टेक ओवर कर रही है, हर जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस वक्त फ़र्क नहीं पड़ता आप पाकिस्तान में बैठे हैं या आप उधर बैठे हैं, दोनों जगह पे बैठ के काम करना एक बराबर है। तो हमारी गवर्नमेंट्स को स्कूल लेवल से लेके, और कुछ ट्रेनिंग्स चल भी रही हैं और इसको ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है हमें। बल्कि कुछ ब्लॉग्स में लिखा हुआ है कि एक फ्रीलांसिंग की या ऑनलाइन ट्रेनिंग्स और ऑनलाइन ट्रेंड टीम की का एक सुनामी लाने की ज़रूरत है, जो मतलब पाकिस्तान की तरक्की के लिए, मतलब आप एक्सपोर्ट्स बढ़ा लें, इंपोर्ट्स कम कर दें, बहुत सारे। इन्हीं में से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जिसमें आपकी कोई मेजर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, आप अपनी वर्क फोर्स तैयार करें, उनको मोटिवेट करें, सपोर्ट दें, गाइडेंस प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग्स दें। कोई लंबी चौड़ी ट्रेनिंग्स नहीं है, उनको बस उनको काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक फोर्स बना के प्रेजेंट करें ताकि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कम्पीट कर सकें। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि हम इससे फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। ऑलरेडी हमें लगता है हम अगर बाकी पूरी दुनिया में देखें, आईटी की सतह पर हम काफ़ी पीछे हैं। सो हमने अपने स्टूडेंट्स को तैयार करना है कि वो इस तरफ आएँ और इसका पॉजिटिव, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम नेगेटिव इस्तेमाल की तरफ ज़्यादा जाते हैं। सो पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, उनको दिखाने के लिए, स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए क्या आइडियाज़ हैं आपके पास? एक तो मैंने एक अच्छी बात ये है कि आईटी में हम दुनिया से पीछे रह नहीं सकते, क्योंकि अगर हम 2 स्टेप भी पीछे हैं, दुनिया में कुछ और काम हो रहा है और हम उससे 2 स्टेप पीछे हैं, तो हमारा काम कहीं पे एक्सेप्टेबल ही नहीं है। पिछले 5-6 साल में, स्पेशली कोविड के बाद से, कुछ लोग हैं जो बहुत रेवोल्यूशन लेके आए हैं पाकिस्तान की हद तक। शाम सरवर, बहुत सारे नाम है, कोई एक नाम नहीं है, साकिब है, बहुत ही सारे नाम हैं जो ये रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। ठीक है, आ चुका है बल्कि। तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि मैट्रिक से लेके मैट्रिक ऑनवर्ड्स, एक तो पहले तो ये कल्चर चेंज करने की ज़रूरत है कि बच्चा पहले 16 क्लासेस पढ़ जाएगा, फिर कुछ उसको फिर काम शुरू करेगा। आई बिलीव कि बच्चों को मैट्रिक के बाद से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप बच्चों को साल में 3 माह की हमारी समर ब्रेक है, आप बच्चों को ट्रेन करें, ऑनलाइन जॉब्स को कैसे टैप करना है उनको गाइड करें, और ये आई बिलीव ये है। आप छोटे 3 माह, 4 माह, 1 साल के प्रोग्राम्स पास्ट में थे, उनको एक दफ़ा दोबारा से इनिशिएट करके
तो स्टूडेंट्स को रेडी किया जाए कि वो टैप कर सकें इंटरनेशनल मार्केट। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप सामने लेकर आ सकते हैं। मैसेज क्या होगा ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए, नौजवानों के लिए आपका? मैं बच्चों से हमेशा आई एम थैंकफुल कि आपने ये क्वेश्चन पूछा है। पहला स्टेप तो ये है कि अगर आप 2-3 हैबिट्स अडॉप्ट कर लें तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। पहला स्टेप ये है, स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल, शुक्रगुजारी। हम ऑलरेडी एज अ मुस्लिम हम सब लोग शुक्रगुजार हैं। काइंडली कॉन्शियसली अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डाल लें। मतलब फीलिंग इज़ द सीक्रेट। तो आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये, सूरा मरियम फर्स्ट 10 वर्सेस ज़िक्रिया ने अल्लाह से अर्ज़ की कि बेटा चाहिए, इसलिए चाहिए कि तेरा नाम फैलाए। लिमिटेशन क्या है कि मैं भी बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी भी बूढ़ी है। सो ये वर्सेस आपको क्या बता रही हैं? आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो आपको क्यों चाहिए। कैसे आएगा, करेंगे तो आप ही, लेकिन आपकी कुदरत आपको रास्ता दिखाएगी। सो मेरा पहला मैसेज था ग्रैटिट्यूड। दूसरी चीज़ ये, यू मस्ट नो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, उसको गोल सेटिंग आप बोल सकते हैं। और फिर हैविंग फेथ कि ये जो आपने गोल सेट किए हैं ये अल्लाह के फजलो करम से आपकी लाइफ में आएंगे। आप सिर्फ स्ट्रगल कर सकते हैं, आपको कामयाब करना आपकी कुदरत पे छोड़ दें आप, अल्लाह ताला आपको गाइड करेगा। और आपकी थोड़ी सी एफर्ट आपके घर वालों की लाइफ, आपके इलाके की लाइफ, आपके मुल्क का फ्यूचर, मुस्लिम उम्मा का फ्यूचर बदल सकती है। तो काइंडली आप वो टाइम एनालाइज करें कि आप कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं। वैसे तो अब बच्चे दे आर वेरी मोटिवेटेड एंड दे आर वर्किंग हार्ड, तो आपकी थोड़ी सी एफर्ट आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी। माई प्रेयर्स फॉर यू, अल्लाह ताला हम सबको खूब नवाज़े। आमीन। थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज जो कि आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़िर, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आज की हेल्दी टिप। ज़ुहैब के पास जाएंगे। आज की एक्सरसाइज वो क्या हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, वो टू यू ज़ुहैब। दिस इज ज़ुहैब बुखारी, आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और मेरे साथ है निदा, शी इज आल्सो अ फिटनेस ट्रेनर। और आज का हमारा जो वर्कआउट है ग्लूट्स वर्कआउट, हिप्स वर्कआउट। जो लोग तंग है कि यार हिप्स बहुत बढ़ गए हैं, कम नहीं हो रहे, उनके लिए एक्सरसाइज बताएंगे। क्या 4 से 5 एक्सरसाइज बताएंगे जिनको आपने करना है, साथ डाइट कंट्रोल करनी है और इंशाल्लाह आपके मसले सारे हल हो जाएंगे। अब करेंगे क्या, वार्म अप से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 4 से 5 एक्सरसाइज बताएंगे। एक्सीलेंट, चलते जाएं। 5 4 3 2 1, स्टैंडिंग काफ रेज। 5 4 3 2 1, march again. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। ओके, निदा स्टार्ट करेंगे हम स्टिफ लेग डेडलिफ्ट से, ठीक है। डंबल लिफ्ट करें, नीचे की तरफ जाएंगे स्लाइटली, देन वेरी गुड, शाबाश, अप। 10 रैप्स करेंगे। 10 9 8 7, एक्सीलेंट, 6। ये आपके हिप मसल को टारगेट करेगा, ग्लूट्स मसल। ग्लूट्स के अंदर फिर हिप्स के अंदर 3 मसल हैं, ग्लूटस मैक्सिमस, मीडियस एंड मिनिमस, सारे मसल को टारगेट करेगा। 5 4, सॉरी मैं दोबारा फिर से स्टार्ट किया। 3 2 एंड 1। ओके फाइन। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जाएंगे सोमो स्क्वाट्स पे। डंबल पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे, वाइड ओपन लेग्स करेंगे और नीचे मैक्सिमम। शाबाश, पोस्चर अपराइट रहेगा, बैक अच्छा ज़्यादा लेग्स ओपन करें, स्लाइटली क्लोज। फाइन, वेरी गुड, शाबाश। हिप बिलो नी, थोड़ा सा नीचे जाएं। 10 रैप्स, नाउ टू ऑनवर्ड 10 रैप्स। 9 8, शाबाश। 7, थोड़ा सा आपका बॉडी आगे तक फॉल करिए, कोशिश करें बैक स्ट्रेट रहे, बेहतर, वेरी गुड, शाबाश। 5 reps more। 5 4 3 2 and 1, शाबाश। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे लंजेस।
लंजेस वैसे क्वाड्स की एक्सरसाइज होती है, फ्रंट मसल की होती है, लेग की, लेकिन अगर आप लॉन्ग स्ट्राइड के साथ के लंबे स्टेप के साथ तो आपके ग्लूट्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो हम इसको लॉन्ग स्ट्राइड के साथ करेंगे, ठीक है। लंबा स्टेप लेंगे आप। ओके शाबाश, कम ऑन, परफेक्ट, शाबाश, एक्सीलेंट, वेरी गुड, शाबाश निदा, परफेक्ट निदा, कीप गोइंग, एक्सीलेंट। नाउ टू ऑनवर्ड 6 रैप्स और करेंगे, 1 2, परफेक्ट निदा, कीप ब्रीथिंग, एक्सीलेंट। नीचे मैक्सिमम, नीज आपकी क्लोज टू द फ्लोर रहेगा लेकिन टच नहीं करना। 4 रैप्स मोर, 1 2, लॉन्ग स्ट्राइड, 3 एंड 4, वेरी गुड, शाबाश। ओके, 4th एक्सरसाइज पे हम जाएंगे, रिवर्स ब्रिज करोगे आप, ठीक है। मैट पे लेट जाएं, ओके, हिप अप एंड डाउन, अप, हिप को स्क्वीज करेंगे, होल्ड करेंगे, देन वापस अगेन। 10 रैप्स इसके भी करेंगे, जितनी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कोशिश करेंगे इसके 3 सेट्स करें आप, और जो इसके 10 रैप्स करें इसको भी आप 3 सेट्स पे जाओगे। एक्सीलेंट निदा, होल्ड इट फॉर अ सेकेंड, देन डाउन अगेन, अप, होल्ड इट फॉर अ सेकेंड, डाउन अगेन। 5 रैप्स मोर निदा, 5, ठीक है, 4, एक्सीलेंट, 3, come on, 2, 1 more निदा, and 1, perfect निदा, excellent। ये था हमारा आज का वर्कआउट जिसमें हमने आपको ग्लूट्स वर्कआउट, हिप्स वर्कआउट बताया कि आपके अपने हिप्स को कैसे आप शेप में लेके आ सकते हैं, या उसको कम करना चाहते हो कैसे कम करेंगे। अगेन डाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन एक्सरसाइज। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने देखा, आई होप कि आप हमें देखते रहेंगे और अपना फीडबैक देते रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई सेल्फ एंड फ्रॉम निदा, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच सुहेब, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये ब्लेसिंग से कम नहीं है, घर बैठे हम आपसे शेयर कर देते हैं कि आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो इसमें ना आपका टाइम वेस्ट होता है, ना पैसे खर्च होते हैं, और जुहेब जैसे आपको बहुत ज़बरदस्त ट्रेनर गाइड कर देते हैं कि आपने क्या करना है। लेकिन अगेन जैसे कि उन्होंने जिक्र किया कि आपने डाइट भी कंट्रोल रखनी है, डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब आ जाएं जी, आज का टोटका आपके साथ शेयर करना है। जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है उनके लिए हल क्या है। गर्म पानी का आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है, जिसको हम आम फहम ज़ुबान में टकोर कहते हैं। गर्म पानी के या तो आप टॉवल ले लें, उससे आप जो है टकोर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है वो आपके लिए ये चीज़ें फ़ायदेमंद इस तरह से हैं कि सोजिश जो आपकी स्किन के अंदर हो जाती है ना, उसको कम कर देती है, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। मसाज थेरेपी, हमारे यहाँ मसाज करने का तरीका है बहुत ज़ोर ज़ोर से मसाज करना, वो बिल्कुल मत कीजिए जी, बहुत आराम से मसाज करना होता है, और किसी एक्सपर्ट से ज़रूर कराएं। अच्छा जी, एक्सरसाइज, अभी जैसे जुहेब ने कहा कि एक्सरसाइज आपको एक्टिव भी रखती है, तो बहुत ज़रूरी है वो लोग जिनको मसला रहता है घुटनों का। लेकिन अगेन अगर आप किसी ट्रेनर से करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव किस्म का मसला होता है। जिन लोगों को बैक में पेन है, जिन लोगों को घुटनों में पेन है, सो अगर हम खुद से घर में प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो वो समटाइम हमारे लिए नुकसानदेह होती है। यहाँ पर आपके ट्रेनर का रोल बहुत अहम होता है। सो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, क्योंकि ये भी आपके घुटनों की सूजन को कम करती हैं, रिलैक्स आपको करती हैं, और जो तकलीफ़ है, परेशानी है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके बाद आ जाए जी, योगा बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप ये भी करें। सो घुटनों के दर्द के लिए ये थेरेपी बहुत मौसर और मकबूल भी है। इसके बाद ज़्यादा प्रेशर देने वाली चीज़ें जो हैं उनसे आप परहेज़ करें, टेंशन मत लें। अपने वज़न को अगर आप मेंटेन रखेंगे, वेट जिन लोगों का ज़्यादा है उनके लिए वाकई घुटनों का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो हेल्दी टिप में जुहेब ने हमें बताया कि किस तरह से हमने अपने आप को फिट रखना है, और अगर आपका ट्रेन रहेगा तो घुटनों का प्रॉब्लम भी होने के चांसेस कम होंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में तकरीबात हो रही हैं। सीएम साहब की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से, आईजी साहब की जानिब से खुसूसी पैगामात भी आज के दिन के मुनासबत से जारी किए जा रहे हैं। GHQ में खुसूसी तौर पर तकरीब भी हो रही है। गाजियों शहदा के वर्सा से मुलाकात का सिलसिला भी जारी है, और इसके साथ साथ की कुर्बानियों को सलाम भी पेश किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आपको बताते चलें कि जहां तकरीबात हो रही हैं वहीं पर हम देख रहे हैं कि शहदा की कब्रों पर जाके फातिह ख्वानी भी की जा रही है। सो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट ये है कि अपने मुल्क की खातिर जान कुर्बान कर देने वाले इन तमाम बहादुर सपूतों की हमेशा की ये जो एक मेहनत है, बिलाशुबा
ये रायगा नहीं जाती और शहीद का मकाम जो है वो अल्लाह ताला ने जो मुकर्रर किया है वो हम सभी लोग जानते हैं कि शहीद हमेशा जिंदा है। सलाम उन माओं को जिनके ये बेटे हैं, सलाम उन बीवियों को जिनके सर के ताज चले जाते हैं तो वो ज़िंदगी भर जो है उनके नाम पर गुजार देती हैं। सो आज के दिन की मुनासबत से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैगाम ये है कि मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने वाले के लिए तमाम ये लोग जो हैं, हमारे शोहदा, हमारे ये तमाम अफसरान हाजिर हैं। सो आज के दिन की मुनासबत से ISPR की जानिब से खुसूसी सॉन्ग भी तैयार किया गया है, नगमा है जिसको जारी किया गया है और 23 तारीख को ये रिलीज़ हुआ। हम आज के दिन की मुनासबत से ये आपसे ज़रूर शेयर भी करना चाहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमने आपसे इजाज़त चाहनी है। जाते जाते ये नगमा आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने मुल्क का भी ख्याल रखिएगा। सोचिए ये दिन सिर्फ आज नहीं, ये हर रोज़ मनाना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।